नमस्कार कक्षा। मैं गोपाल केसरी। मैं आप लोगों को संज्ञा के दूसरे भाग की ओर ले जाऊंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को संज्ञा के भाग 1 में संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और भेदों की परिभाषा को मैंने बताया था। लेकिन अब मैं उन परिभाषाओं के बाद, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले व्यक्तियों ब्रैकेट में अन्य का बोध कराती है, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात कोई भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो उसका नाम जो है यदि वो पूरे समुदाय पूरे जाति को क्वालिफाई करे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र आप लोग जानते हैं, एक पात्र का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब उनके व्यक्तित्व की ओर क्वालिफाई कर रहा है। हरिश्चंद्र जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वे सदा सत्य का साथ देते थे। तो यहाँ पर वो सत्य की ओर संकेत किया जा रहा है। जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके सत्य और निष्ठा के गुण को प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बन गई। अर्थात हरिश्चंद्र जो है एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस व्यक्ति में क्या क्या गुण थे, उन गुणों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसीलिए हम लोग हरिश्चंद्र को सत्य और निष्ठा के प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर चंद्रो जो है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे भारत में जयचंद्रों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर जयचंद्र प्राचीन काल में एक पात्र है, एक नाम है। यहाँ पर उसके नाम को देखिए यहाँ पर क्या व्याख्या किया जा रहा है। यहाँ जयचंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति के गुण दोष को व्याख्या करना वो जातिवाचक में हो जाएगा, मतलब पूरे जाति को पूरे समुदाय को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पर जयचंद्रों का मतलब ये हुआ कि विश्वासघात। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो है वो जातिवाचक में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। मतलब बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा है जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, मतलब स्पेशल, तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। अब पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पर्टिकुलर आदमी, इंसान का नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो पंडित जी मतलब नेहरू, लेकिन पंडित जी एक कास्ट भी होता है, मतलब बहुत सारे पंडित, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के समुदाय को पंडित जी बोला जाता है। जो पंडित लोग बहुत सारे होते हैं जो भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर ये पंडित जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक उसी तरह गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। अब गांधी जी, यहाँ पर गांधी जी एक टाइटल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी ने देश के लिए अपना तन मन लगा दिया। इसीलिए यहाँ पर दोनों जातिवाचक होते हुए भी ये दोनों व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पंडित जी और गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी
व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः यहाँ ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक हो गए, मतलब दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रूपांतरित हो गए। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचो, बुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बुराइयों का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक उसी तरह हमारी दूरियां बढ़ती जा रही है, दूर जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूरियां जो है वो जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरित हो जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे बदला जाता है, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदला कैसे जाता है, या उसका प्रयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में आप लोग जान गए। अब उसके बाद हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है संज्ञा और उसके भेद। तो संज्ञा के भेद, पहला संज्ञा जो है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं जैसे मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। अर्थात व्यक्तिवाचक के और कोई भेद नहीं होता है, भाववाचक का कोई और भेद नहीं होता, केवल जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जातिवाचक के 2 भेद हुए, द्रव्यवाचक और समूह। आज हम लोग द्रव्यवाचक और समूहवाचक की ओर चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी ठोस मतलब हार्ड, तरल लिक्विड, पदार्थ आप लोग जानते हैं, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती है, मतलब उसको मापा और तोला जा सकता है। ये अगणनीय है, मतलब इसे अनगिनत है। जैसे यहाँ पर कोयला उदाहरण के रूप में, दूसरा पानी, तेल लिक्विड ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि, मतलब ये सारे जो पदार्थ है वो सारे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे यहाँ पर उदाहरण से आप लोग और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। इस वाक्य में फल शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे पानी पीना है, पानी को हम लोग माप तोल सकते हैं। इस वाक्य में पानी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक उसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाजार से सब्जी लेकर आओ। इस वाक्य में सब्जी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः सब्जी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक उसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और उदाहरण की ओर जाएंगे हम लोग, मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। इस वाक्य में मोबाइल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मोबाइल हमें किसी ठोस द्रव्य का बोध करा रहा है, मतलब बहुत हार्ड भी है और द्रव्य के रूप में बोध करा रहा है। अगला उदाहरण, हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में घी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, मतलब ज्ञान करा रहा है, अतः घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को, कौन कौन से शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए यहाँ पर, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण से आप लोग और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। ऊपर दिए गए वाक्य में टीम शब्द से खिलाड़ियों के समूह का बोध हो रहा है, इस प्रकार टीम शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक उसी तरह, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं।
यहाँ दिए गए वाक्य में दर्जन एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। मतलब दर्जन मतलब 12 केलों की ओर इशारा कर रहा है, मतलब अ ग्रुप ऑफ केले। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ऊपर दिए गए वाक्य में सेना शब्द से जवानों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार सेना शब्द समूहवाचक, मतलब सेना से बहुत सारे सैनिकों की ओर संकेत किया जा रहा है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कक्षा शब्द से विद्यार्थियों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार टीम शब्द समूहवाचक संज्ञा है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में भीड़ शब्द से लोगों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार भीड़ शब्द समूहवाचक, अर्थात मेरे ख्याल से आप लोग द्रव्यवाचक समूहवाचक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आशा करता हूँ अभी आप लोग पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।